फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्कीबैक्टीरिया क्या है। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पूरी तरह से बैक्टीरिया पढ़ लिया था। बैक्टीरिया में पोषण क्या है और बैक्टीरिया में श्वसन क्या है और बैक्टीरिया में जनन क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी पढ़ लिए थे कि जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो ये सब क्लासेस में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप इन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक क्रम से जो है कि सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो अपलोडेड है, वहाँ जा कर के एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया क्या है। तो जीवाणु का पूरा कम्प्लीटली हम लोगों ने पढ़ा, तो अब हम देखेंगे दूसरा बैक्टीरिया क्या है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो आज की क्लास में हम लोग आर्कीबैक्टीरिया के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और वीडियो के अंत में आपसे डेली एक प्रश्न, दो प्रश्न पूछा जाता है जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत कम ही लोग देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए आप लोग। स्टार्ट करते आर्कीबैक्टीरिया होता क्या है। तो बेसिकली आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है, आर्कीबैक्टीरिया को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोजा था, किसने देखा था इसको, तो कार्ल आर वुज। तो कार्ल आर वुज द्वारा सन 1977 ईस्वी में देखा गया था। यानी आर्कीबैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा, किस वैज्ञानिक ने देखा, किस सन में देखा, तो बताएंगे कि आर्कीबैक्टीरिया को सर्वप्रथम कार्ल आर वुज नामक वैज्ञानिक ने सन 1977 ईस्वी में देखा था। ठीक है, किस सन में देखा था, 1977 ईस्वी में। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाएंगे कि आर्कीबैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, यानी आर्कीबैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो आर्कीबैक्टीरिया की खोज कार्ल आर्वुज नामक वैज्ञानिक ने 1977 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक, दूसरे पॉइंट में समझेंगे आर्कीबैक्टीरिया जो होता है, आर्कीबैक्टीरिया सबसे आद्य प्रकार की जीव होता है। आद्य मतलब कह सकते एकदम पुराना कह लीजिए। तो आर्कीबैक्टीरिया जो होता है ये क्या होता है, तो ये आद्य प्रकार का जीव होता है। ठीक, दो पॉइंट समझ में आ गया। पहला क्या है, आर्कीबैक्टीरिया को सबसे पहले किसने देखा, कार्ल आर्वुज नामक वैज्ञानिक ने देखा था, 1977 ईस्वी में देखा। एंड सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया जो है, आर्कीबैक्टीरिया सबसे आद्य प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। अब थर्ड स्टेप में क्या समझेंगे, जो अत्यंत प्रतिकूल वातावरण परिस्थितियों जैसे उच्च ताप लवण सांद्रता, उच्च तापक्रम आदि में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया था जो क्या होता है, अपने मतलब अनुकूल तो होता ही है, साथ ही साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या करता है, ये अपने आप को एडाप्ट कर लेता है, अर्थात अपने आप को क्या करता है, अनुकूलित कर लेता है। जैसे अगर उच्च लवण भी होंगे तो भी ये क्या कर लेता है, अपने आप को अनुकूलित कर लेगा। सांद्रता भी ज़्यादा होगा तब भी, और तापमान भी अत्यधिक होगा तब भी, ऐसे कंडीशन में भी क्या कर लेता है, ये अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या कर लेता है, ये अनुकूलित हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे पुरानी जीवित जीवाश्म है। ये तो क्या है, सबसे पुरानी क्या है, तो सबसे पुरानी जीवित जीवाश्म। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि सबसे पुराना जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवित जीवाश्म का मतलब ये ऐसा जीवाश्म है, ऐसा फॉसिल से है जो क्या है, लिविंग से है। तो सबसे पुराना जीवित जीवाश्म क्या हो जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है, आर्कीबैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टर क्या होती है। तो आर्कीबैक्टीरिया की जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी आर्कीबैक्टीरिया के सामान्य लक्षण की बात करेंगे, तो इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो अभी अभी मैंने बताया कि ये ऐसा बैक्टीरिया होता है, मतलब कुछ अलग प्रकार के जीवाणु होता है जो अनुकूल के साथ साथ ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या कर लेता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये रह लेता है। तो पहला इसकी क्या हो जाएगा, लक्षण हो जाएगा कि ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु क्या होते हैं, तो ये जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की क्या रखती हैं, कैपेसिटी रखते हैं, अर्थात ये क्षमता रखते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो ये क्या होते हैं, ये लवणीय क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मतलब लवणीय क्षेत्र का मतलब ऐसा एरिया जिसमें क्या होते हैं, सॉल्ट, यानी जिसमें लवण की मात्रा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हो, ऐसे कंडीशन में, यानी ऐसे प्लेस में भी क्या होते हैं, ये अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब ये लवणीय क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, तो ये लवणीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। फिर उसके तीसरे पॉइंट की बात करेंगे।
तो तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, तीसरा पॉइंट कहेंगे ये कठिन वास स्थानों में भी क्या रहते हैं, जीवित। कठिन का मतलब होता है ऐसा वास, वास का मतलब रहने वाला जो प्लेस जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसको वास कहा जाता है, मतलब इनका घर। तो कह सकते हैं कि जो ऐसा जहाँ पे कठिनाइयाँ होते हो तो कठिन वाले वास स्थान में भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को ये जीवित रख लेते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या बताएंगे कि इनमें प्रायः अलैंगिक, यहाँ अलैंगिक लिख दिया गया है, अलैंगिक क्या होता है, जनन पाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जो होता है कौन सा रिप्रोडक्शंस पाया जाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। एंड देखिए इसके 4 पॉइंट तो हो गया। अब हम बात करते हैं इसके 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट में बेसिकली बताएंगे कि इसमें लैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। परंतु जीवाणुओं के भांति आनुवंशिकी पदार्थों का क्या होता है, तो आनुवंशिक पदार्थों का पुनर्योजन पाया जाता है। जैसे आपने देखा था कि जीवाणु में जो जनन था, तो जीवाणु में वहाँ पे 3 तरह का जनन था, पारक्रमण था और क्या था, और आपका जो है पुनर्संयोजन था। तो ये जो होता है यानी जिस प्रकार से जीवाणु में 3 तरह का जनन था, सेम ऐसे भी इसमें भी हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि परंतु जीवाणु की भांति आनुवंशिकी पुनर्योजन इसमें पाया जाता है। पुनर्योजन का मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। तो इनकी कोशिका भित्ति में क्यूमेरिक क्यूमेरिक अम्ल तथा पेप्टिडोग्लाइकेन्स नहीं पाए जाते। मतलब इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति में म्यूमेरिक अम्ल तथा कौन से, तो पेप्टिडोग्लाइकेन्स जो होता है ये क्या होता है, ये दोनों अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो ये थे मतलब आर्की बैक्टीरिया के क्या चीज़, तो आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण थे। अब हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। आर्की बैक्टीरिया के प्रकार की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। तो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया के प्रकार की बात करेंगे तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, हेलोफिल्स होता है। दूसरा क्या होता है, थर्मोएसिडोफिल्स होता है। और तीसरा क्या होता है, मिथोनोजन होता है। ठीक है, मिथेनोजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला हेलोफिल्स, दूसरा क्या हो जाएगा थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा क्या हो जाएगा मिथेनोजन हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, इसकी खोज किसने किया, दूसरे स्टेप में हमने हेडिंग बनाया आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, और तीसरा हेडिंग क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। ये तीनों हेडिंग आपको क्लियर होता जा रहा है कि नहीं है। अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। अब आगे की तरफ देख लेते हैं। तो इसमें पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होता है, तो हेलोफिल्स होता है ये आर्की बैक्टीरिया का प्रकार होता है। तो आर्की बैक्टीरिया का जो प्रकार होता है, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार में बेसिकली हम ये देखेंगे पहला हेलोफिल्स। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हेलोफिल्स होता क्या है। तो हेलोफिल्स में बताएंगे कि ये जीवाणु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ क्षार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब हेलोफिल्स ऐसा बैक्टीरिया होता है, ऐसा आर्की बैक्टीरिया होता है, या ऐसा आर्की बैक्टीरिया का प्रकार होता है जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर किसकी मात्रा, जहाँ पे क्षार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा आर्की बैक्टीरिया का प्रकार है जो ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर क्षार की मात्रा अधिक होती है, तो क्या आंसर देंगे, हेलोफिल्स बताएंगे। क्या बता देंगे, हेलोफिल्स। दूसरे स्टेप में क्या समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश में ये बैगनी वर्णक का क्या कर लेते हैं, विकास झिल्ली में करते हैं। यानी ये झिल्ली, अपने झिल्ली में क्या करते हैं, एक बैगनी वर्णक का क्या करते हैं, विकास करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक है, रोडोप्सिन कहते हैं। तो ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन क्या है, तो ये एक प्रकार का वर्णक होता है, एक प्रकार का पिगमेंट होता है। मतलब इसमें पाया जाने वाला, इस बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्या होता है, तो ये एक प्रकार का वर्णक होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, ये इसके झिल्लियों में पाया जाता है। और किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बैगनी वर्णक का क्या करता है, विकास करता है, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि ये वर्णक जो होता है, ये वर्णक क्या करते हैं, तो ये वर्णक
एटीपी संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब एटीपी क्या है, तो एटीपी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होता है, मिलता है। और ये एटीपी के रूप में कौन संश्लेषण करता है, तो अभी मैंने बताया कि जो वर्णक होता है यानी जो पिगमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया जिसको क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। अगर थर्मो एसिडोफिल्स की बात करें तो इसमें क्या देखेंगे कि इनमें उच्च ताप तथा उच्च अम्लीयता को सहन करने का क्या होता है, क्षमता होता है। आपने ये देखा कि इससे पहले वाला जो आर्कीबैक्टीरिया था वो ऐसे जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर किसकी मात्रा, जहाँ पर क्षार की मात्रा ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे उच्च ताप तथा उच्च अम्लीयता को क्या होता है, सहन करने की क्षमता होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। अब इन जीवाणुओं में उच्च ताप 80 डिग्री सेल्सियस पर ये सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है। मतलब इनके पास एक प्रकार की कैपेसिटी होती है। कैसी कैपेसिटी होती है, तो ऐसा कैपेसिटी होती है कि यह क्या करते हैं, सल्फर को क्या करते हैं, ये सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने की क्या होती है, क्षमता होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पे करती है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप पे क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। मतलब इन जीवाणुओं में उच्च ताप लगभग कितना, 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, तो सल्फर को ये सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करने की इनके पास क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, अब आगे की तरफ देख लेते हैं। इसमें तीसरा प्रकार का जो आर्कीबैक्टीरिया उसको क्या कहते हैं, मीथेनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेनोजन कहते हैं। अब मीथेनोजन क्या है, तो ये दलदली स्थानों तथा अनेक रूमिनेंट जानवरों की आंत में क्या होते, उपस्थित होते हैं। रूमिनेंट जानते हैं, रूमिनेंट का मतलब होता है जैसे मुंह को चलाने वाला। जैसे गाय है, भैंस है, ये अपने मुंह को क्या करते रहते हैं, ये अपने मुंह को बराबर चलाते रहते हैं ना। तो मुंह को चलाते रहते तो उसको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहते हैं। तो ये दलदली स्थानों तथा अनेक रूमिनेंट जानवरों में जैसे गाय भैंस हो गए के आंत में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो प्राय अगर आपसे पूछा जाए कि मीथेनोजन नामक आर्कीबैक्टीरिया जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है या कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, तो बताएंगे कि ये प्रायः दलदली स्थानों पर और ये अनेक रूमिनेंट जानवरों के आंत में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब उसके बाद ये इनके गोबर से मीथेन गैस क्या होते, उत्पन्न होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मीथेन गैस कहाँ से जो उत्पन्न होते हैं, तो मीथेन गैस होता है ये इनके गोबर से क्या होती है, तो इनके गोबर से मीथेन गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब देखिए नोट में एक बात जान लीजिए, नोट में इंपॉर्टेंट है कि आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था। तो आर्की बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया को जीवित क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब आगे देखिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले आर्की बैक्टीरिया क्या है, किसे कहते हैं, फिर पढ़े आर्की बैक्टीरिया की क्या चीज़, तो आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण, फिर तीसरा क्या पढ़े, आर्की बैक्टीरिया के प्रकार पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे नीलहरी शैवाल या इसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो है, ये नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लू ग्रीन एलगी और साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसे दो नामों से जाना जाता है, या तो इसे ब्लू ग्रीन एलगी कहते हैं या फिर इन्हें क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो होता है ये प्रकाश स्वपोषी होते हैं। प्रकाश स्वपोषी का मतलब ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषण की क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, ये स्वपोषी यानी प्रकाश स्वपोषी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें नीलहरी शैवाल भी क्या कहते हैं, इन्हें नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। अब इनकी लगभग 1500 जातियाँ जो होती हैं वायु, मिट्टी, बर्फ आदि स्थानों में क्या होते हैं, पाई जाती है। अगर हम नीलहरी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो नीलहरी शैवाल या फिर जो साइनोबैक्टीरिया होता है बेसिकली इनकी कितनी प्रजातियाँ, लगभग 1500 प्रजातियाँ जो होता है ये वायु में, मिट्टी में, बर्फ में आदि स्थानों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही किसकी, नीलहरी शैवाल की बात रही। अब हम लोग देखते हैं नीलहरी शैवाल जो होते हैं इसकी कौन कौन सी कैरेक्टर होते हैं, इसके सामान्य लक्षण के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
तो नीलहरी शैवाल के जो सामान्य लक्षण है, अगर हम इसमें देखें तो नीलहरी शैवाल के सामान्य लक्षण में देखेंगे, इसको कहा जाता है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इनकी कोशिकाओं में कम केंद्रक विकसित होता है। मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती है, इनकी कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ठीक है, नीलहरी शैवाल में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं, दूसरा इसका लक्षण देख लेते हैं। तो दूसरा लक्षण क्या है इसका, इसका दूसरा लक्षण अगर देखें तो इसमें बेसिकली ये बता देंगे कि इनकी कोशिकाओं का जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला हरा होता है। कैसे होते हैं, तो इनकी कोशिकाओं का रंग नीला हरा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें फाइकोसाइनिन नामक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए साइन और नीलहरी शैवाल जो है, नीलहरी शैवाल को नीला हरा शैवाल क्यों कहते हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, फाइकोसाइनिन कहते हैं। तो फाइकोसाइनिन के कारण ये क्या होते हैं, नीला और हरा दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे कि ये हरित पादप की तरह प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी होते हैं। जैसे हरित पादप जो होते हैं, मतलब हरे पौधे जो होते हैं, जिस प्रकार से वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उसी प्रकार से यह भी कर लेते हैं, यह भी क्या हो जाते हैं, स्वपोषी होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या देखेंगे, इनकी कोशिकाओं में हरित पादप के समान क्लोरोफिल ए पाया जाता है। मतलब जैसे हरे पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनकी कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनमें जो होता है, इनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। जो नाइट्रोजन यहाँ न रहेगा, छूट गया है, यहाँ क्या रहेगा, न रहेगा। तो जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में क्या करता है, तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक वीडियो आपको जो है कि एकदम सिस्टमेटिक तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम चैप्टर वाइज सब आपका क्लियर करते चलेंगे। और आप इसको नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करते रहिए, बराबर उसको दोहराते रहिए और 2-3 बार उसको पढ़ते रहिए। इससे क्या होता है कि आपका ये जो बायोलॉजी है ये एकदम अच्छे तरह से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और आप प्रिपेयर रहिए और एक एक चैप्टर करके मैं आपको क्या कर दूंगा, एकदम समाप्त कर देंगे आपका सिलेबस। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को कोशिश ये किया कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए तो आप क्या लाइक भी नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं कर सकते, इतना तो आप कर ही सकते। तो कम से कम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू। अब आगे की तरफ देख लेते हैं, आगे इसमें क्या है। अब देखिए इसमें हम ये देखेंगे कि जो पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे इससे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इन दोनों प्रश्न का जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही नहीं है, शायद वो वीडियो को पूरा देखते ही वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो पूरा वीडियो को देखा करिए और क्वेश्चन जो है अंतिम में पूछा जाता है, लास्ट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन लास्ट प्रश्नों का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताया करिए। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है कपास की फसल, आज का प्रश्न है कपास की फसल नाश करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। कल की क्लास में मैंने बताया था कि वो कौन सा जीवाणु जो कपास की फसलों को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है भोजन का नष्टीकरण करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो इन दोनों जो सवाल है, इन सवालों का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे कि कपास की फसल को नाश करने वाले जीवाणु कौन है और भोजन की नष्टीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो इसे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। कल की क्लासेस में हम लोग देखेंगे, कल की क्लासेस में पढ़ेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा। 2-3 टॉपिक और बचा है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है।